नमस्कार। आज हम एंथनी डोर के बहुत ही चर्चित उपन्यास ऑल द लाइट वी कैनॉट सी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। ये 2014 का पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यास है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास इसके कुछ अंश हैं और हम कोशिश करेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में सेट इस कहानी के किरदारों और इसके गहरे मतलब को समझ सकें। हाँ, ये कहानी एक अंधी फ्रांसीसी लड़की मैरी लॉर की और एक जर्मन अनाथ लड़के वर्नर की, जिनकी जिंदगियां बड़े अजीब ढंग से जुड़ जाती हैं। बिल्कुल। और ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है, फ्रांस और जर्मनी में सेट है। इसे पुलित्जर तो मिला ही, कार्नेगी मेडल भी मिला 2015 में। अच्छा। इसकी खास बात है वो है इसके छोटे छोटे अध्याय, लगभग कविता जैसे। हाँ, मैंने भी सुना है। और कहानी दो मुख्य किरदारों के नजरिए से आगे बढ़ती है, बारी बारी से। मैरी लॉर और वर्नर। हाँ, ये तरीका कहानी को एक अलग रफ्तार देता है और किरदारों के मन की परतों को खोलता है। तो किरदारों की बात करें। हाँ। मैरी लॉर लेब्लैंक, जो छोटी उम्र में ही देख नहीं पाती, हाँ। और नाजी कब्जे वाले पेरिस से अपने पिता के साथ भागकर सेंट मालो पहुंच जाते हैं। और दूसरा है वर्नर फेनिग, एक जर्मन अनाथ लेकिन बहुत होनहार। हाँ, रेडियो में उसकी खास दिलचस्पी है। बिल्कुल, रेडियो बनाने और ठीक करने में। और यही हुनर उसे एक नाजी मिलिट्री स्कूल तक ले जाता है। और फिर सेना में। हाँ, इनके अलावा भी कुछ अहम किरदार हैं, जैसे मैरी लॉर के पिता डेनियल, उनके अंकल एटियन, जो अकेले रहते हैं और छुपकर रेडियो प्रसारण करते हैं। हाँ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग किरदार है। और एक नाजी अफसर भी है, रेनहोल्ड वॉन रम्पेल। अच्छा, वो जो हीरे की तलाश में है। हाँ, वही, सी ऑफ फ्लेम्स नाम का एक पौराणिक हीरा। तो कहानी कैसे आगे बढ़ती है? आपने कहा कि ये अलग अलग नजरियों से है। हाँ, और सिर्फ नजरिए ही नहीं, ये कहानी समय में भी आगे पीछे जाती है, सीधी नहीं चलती। अच्छा। हाँ, जैसे 1934 से 1940 का दौर है, जिसमें हम मैरी लॉर के बचपन, उसके अंधेपन और पेरिस से भागने को देखते हैं, और साथ ही वर्नर की विज्ञान में रुचि और उसका नाजी स्कूल में जाना। ठीक है। फिर 1940 से 1944 का हिस्सा आता है। इसमें मैरी लॉर सेंट मॉलो में है और फ्रांसीसी प्रतिरोध का हिस्सा बन जाती है। और वर्नर को सेना में अवैध रेडियो प्रसारणों को ट्रैक करने का काम सौंपा जाता है। ओह, वो एक तरह से मैरी लॉर के अंकल जैसे लोगों के खिलाफ काम कर रहा है। हाँ बिल्कुल, यही तो कहानी का तनाव बढ़ता है। और फिर कहानी का क्लाइमैक्स आता है अगस्त 1944 में, सेंट मॉलो की बमबारी। हाँ, जब वर्नर को मैरी लॉर मिलती है, वो उसे बचाता है, लेकिन बाद में उसकी मौत हो जाती है। हाँ, युद्धबंदी शिविर में। कहानियां खत्म नहीं होती। युद्ध के कई दशकों बाद 1974 और यहां तक कि 2014 में भी कुछ हिस्से हैं। अच्छा। जिसमें वर्नर की बहन जुट्टा को उसकी कहानी पता चलती है और वो मैरी लॉर से मिलती भी है। तो ये जो नॉन लिनियर तरीका है समय में कूदना, इसका क्या असर होता है? इसे एक तो सस्पेंस बना रहता है, और दूसरा ये युद्ध के असर को बहुत गहराई से दिखाता है। ये सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि लोगों की पूरी जिंदगी पर इसका साया कैसे पड़ता है। सही कहा। अच्छा, इस कहानी में बड़े मुद्दे भी उठाए गए हैं ना, जैसे युद्ध की नैतिकता। बिल्कुल, और ये सवाल कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या ये हमेशा साफ होता है, खासकर युद्ध के समय। हाँ, ये किताब दिखाती है कि ये लकीर बहुत धुंधली हो सकती है। वना का किरदार इसी कश्मकश का प्रतीक है। कैसे? उसमें टैलेंट है, वो अच्छा इंसान बनना चाहता है शायद, लेकिन हालात, उसका माहौल उसे नाजी सिस्टम का पुर्जा बना देते हैं। वो एक तरह से फंसा हुआ है। वो नैतिक दुविधा में है। हाँ बिल्कुल। एक तरफ उसके जैसे लोग हैं जो ईटीएन के रेडियो प्रसारण जैसी चीजों को ढूंढ रहे हैं, उन्हें खत्म कर रहे हैं। दूसरी तरफ वही रेडियो उम्मीद का जरिया भी है। ये विरोधाभास। और मैरी लॉर, वो शारीरिक रूप से देख नहीं सकती। हाँ, पर शायद वो नैतिक रूप से उन लोगों से ज्यादा देख सकती हैं जिनकी आंखें हैं। वो इंसानियत, साहस, इन चीजों को महसूस करती हैं। जबकि कई देखने वाले किरदार, जैसे वो नाजी अफसर, नैतिक रूप से अंधे हैं। सही कहा। और तकनीक का दोहरा इस्तेमाल भी एक बड़ा थीम है। रेडियो जोड़ भी सकता है और तबाह भी कर सकता है। बिल्कुल। और सिंबल्स, उस हीरे का क्या मतलब है? सी ऑफ फ्लेम्स हीरा। कहा जाता है कि वो मालिक को अमर बनाता है, लेकिन उसके अपनों के लिए मुसीबत लाता है। तो ये शायद लालच, किस्मत और एक तरह के श्राप का प्रतीक है। लेकिन इससे ज्यादा पावरफुल सिंबल शायद रेडियो है। मेरे ख्याल से तो हाँ। रेडियो तरंगे, वो अदृश्य कनेक्शन जो सीमाओं के पार भी लोगों को जोड़ सकता है। ज्ञान, उम्मीद, प्रतिरोध। हाँ, और वो ये भी दिखाता है कि कैसे सबसे बुरे वक्त में भी उम्मीद और जुड़ाव के रास्ते मिल सकते हैं। और छोटे अध्याय, वो किरदारों के अंदरूनी दुनिया पर फोकस करने मदद करते हैं। उनके छोटे छोटे फैसले, उनकी भावनाएं,
जो युद्ध की बड़ी तस्वीर के बीच चल रही हैं। तो अगर सार निकालें तो ऑल द लाइट वी कैन नॉट सी सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन अदृश्य चीजों की कहानी है, जैसे रेडियो तरंगें, हिम्मत, इंसानी रिश्ते, सच्चाई की रोशनी, जो हमारी जिंदगी को असल में मायने देती हैं। हाँ, और ये दिखाती है कि कैसे मुश्किल से मुश्किल हालात में भी इंसानियत जिंदा रह सकती है। सच में बहुत मार्मिक कहानी लगती है। और ये आज के लिए भी एक सवाल छोड़ जाती है, मुझे लगता है। क्या सवाल? कि आज जब हम सूचनाओं और टेक्नोलॉजी से इतने घिरे हुए हैं, क्या हम उन अदृश्य कनेक्शनों को महत्व दे रहे हैं? हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे नैतिक चुनाव, उनका वजन क्या है? और सच में देखने का मतलब क्या है? क्या हम सही मायनों में देख रहे हैं?